बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आक्रोश भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को ही फूंक दिया और पटरियों पर मोटरसाइकिल फेंककर उसे आग के हवाले कर दिया गया। डर लग रहा है क्या? किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अरे बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है? ये जो क्लिप आपने अभी देखी है, ये अग्निपथ डिफेंस रिक्रूटमेंट स्कीम के प्रोटेस्ट में होने वाले वायलेंस की है। अब इससे वायलेंस करने वाले लोगों को क्या मिला मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है। जैसे हमारे एक कलीग जो बिहार में रहते हैं, उनको बैंक के किसी काम से दूसरे शहर जाना था, लेकिन इस वायलेंस की वजह से वो नहीं जा पाए। अब ठीक है, बैंक का काम था तो वो थोड़ा रुक भी सकते थे, लेकिन कई सारे लोग ट्रेन कैंसिल होने से और रास्ते ब्लॉक होने की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाए जब उन्हें इमरजेंसी थी। तो ये अग्निपथ स्कीम क्या है, ये सही है या नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है और इसे ऑलरेडी कई सारे चैनल्स ने कवर भी किया है। हमारा सब्जेक्ट इसके फाइनेंशियल एंगल्स को समझना। तो हमारे यहाँ पर पॉइंट है कि ऐसे वायलेंस की वजह से इकोनॉमी का कितना नुकसान होता है, उस पर्टिकुलर स्टेट का कितना नुकसान होता है और कैसे कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट को कुछ ऑर्गेनाइजेशन फंड करके वायलेंस में कन्वर्ट करती है, जिससे आखिरकार लोगों का ही नुकसान होता है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अग्निपथ डिफेंस रिक्रूटमेंट स्कीम एक ऐसी स्कीम जिसके खिलाफ कई सारे राज्यों में प्रोटेस्ट किए गए, जैसे कि यूपी, बिहार और तेलंगाना। और इसमें कई सारे ट्रेन्स को आग के हवाले कर दिया गया। इनमें से कई सारी ट्रेन्स की जो कॉस्ट थी वो 20 करोड़ से भी ज़्यादा थी। इतना ही नहीं, इन चीज़ों की वजह से 483 ट्रेन सर्विसेज को कैंसिल करना पड़ा, जिसमें से 229 एक्सप्रेस थी तो बाकी पैसेंजर ट्रेन थी। और कई सारी जो मालगाड़ियाँ हैं जो कि इंडियन रेलवे का मेन इनकम सोर्स है, उनका भी काम काफ़ी हद तक रुका हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारी बसेस भी जलाई गई, कई सारे लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज या कार्स भी जलाई गई, जैसे कि इन शख्स के साथ हुआ। अनजान आदमी गाड़ी चला के चलता। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले कि ये जो प्रोटेस्ट वॉलेंट होकर देश की प्रॉपर्टीज का नुकसान पहुंचाते हैं, वो आखिर कितने कॉस्टली होते हैं। तो अग्निपथ डिफेंस रिक्रूटमेंट स्कीम के विरोध में अकेले इंडियन रेलवे की अप्रोक्सीमेट 700 करोड़ की प्रॉपर्टी जलाई गई है। इसके अलावा रेलवे के अलग अलग दिनों पर 600 से ज्यादा ट्रेन कैंसिल कर दी गई और उन्हें सारे टिकट्स पैसेंजर को लौटाने पड़े। इतना ही नहीं, इन प्रोटेस्ट के चलते 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के टिकट्स पैसेंजर ने कैंसिल कर दिए थे। इसके चलते इंडियन रेलवेज को लॉस और रेवेन्यू का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ अग्निपथ स्कीम तक ही लिमिटेड नहीं है। इससे पहले NTCA प्रोटेस्ट हुआ था, उससे पहले फार्म लॉ से रिलेटेड प्रोटेस्ट हुए थे। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट गलत है या सही थे, मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोटेस्ट के चलते वायलेंस हुआ है और उसमें जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है वो गलत है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्हीं सब वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से इंडिया को लगभग 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी ज्यादा है इसे समझने के लिए चलिए एक कंपैरिजन करते हैं। इंडिया का मार्च 2020 में एक्सटर्नल लोन जो था वो 46 लाख करोड़ के आसपास का था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया के ऊपर जितना भी ये लोन है वो सारा लोन वायलेंस में होने वाले नुकसान से चुकाया जा सकता था। अब देखिए कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और प्रोटेस्ट करना आपका और मेरा, हम सभी का हक है। लेकिन ये प्रोटेस्ट वायलेंस में चेंज ना हो, ये इंश्योर करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि आखिरकार इस प्रोटेस्ट की कॉस्ट आम आदमी के जेब से ही निकाली जाती है टैक्स के रूप में। जब हम इस वीडियो को रिसर्च कर रहे थे तब हमें YouTube पर एक वीडियो मिला जिसमें काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया कि आखिर इन वायलेंस को फैला कौन रहा है, इसे फंड कौन कर रहा है। और फिर इस एंगल पर भी हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमने इस पर भी अपना रिसर्च शुरू किया, तो बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए। अभी चल रहे अग्निपथ स्कीम के प्रोटेस्ट की बात करें तो 18 जून को तेलंगाना पुलिस ने अवुला सुब्बा राव, जो कि आर्मी के एक रिटायर्ड हवलदार हैं, उनको अरेस्ट किया। इसके पीछे ऑफिशियल्स का यह कहना है कि अवुला सुब्बा राव पर यह आरोप है कि उन्होंने यूथ को प्रोटेस्ट करने के लिए उत्तेजित किया। इतना ही नहीं, कॉप्स का यह भी कहना है कि जो यूथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में फ्राइडे को वायलेंस करने गए थे, उनमें से ज्यादातर लोग अवुला सुब्बा राव की अकेडमी साई डिफेंस अकेडमी से थे, जिसकी आज 9 से भी ज्यादा ब्रांचेस है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अवुला सुब्बा राव ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम था हकीमपेट आर्मी सोल्जर्स, जहां पर उन्होंने सारी चीजें प्लान की थी। और इसी ग्रुप में एक ऑडियो मैसेज भी भेजा गया था जिसमें स्टूडेंट्स को टायर्स, पुराने कपड़े और फ्यूल लाने को भी कहा गया था। ये बात सिर्फ तेलंगाना तक ही लिमिटेड नहीं थी, बिहार और यूपी में डिफेंस कोचिंग सेंटर्स को भी स्क्रीनिंग पर रखा गया था। 5000 से ज्यादा स्टॉक्स, 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज और कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब आप कहेंगे कि इन सबसे अपडेटेड रहना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अब नहीं, और ये है इसका सोल्यूशन, कन्वे ऐप। कन्वे ऐप एक शॉर्ट बिजनेस और फाइनेंस न्यूज ऐप है
जहां पर आपको सारे फाइनेंशियल अपडेट्स मिलते हैं शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्मेट में। इस ऐप के 3 मेन फीचर्स हैं। अब आपको फाइनेंस से अपडेट रहने के लिए बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक अपडेट पढ़ सकते हैं सिर्फ 11 सेकंड्स में। दूसरा है, ये ऐप हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। और तीसरा, लाइट स्पीड अपडेट्स। वहाँ फाइनेंस की दुनिया में कुछ हुआ और यहाँ कन्वे ऐप पर उसका अपडेट मिल गया। दिस ऐप विल हेल्प यू टू स्टे अहेड इन द गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो तुरंत कन्वे ऐप इंस्टॉल कीजिए और स्वाइप कीजिए, क्योंकि कुछ स्वाइप्स नॉलेजेबल होते हैं। सवाल ये है कि आखिर कोचिंग सेंटर्स ऐसा क्यों करेंगे? तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोचिंग सेंटर्स ने ये सब किया क्योंकि आर्मी में 17 साल की जॉब प्रिपरेशन के लिए जितने पैसे वो एक कैंडिडेट से चार्ज कर सकते थे, वो अब 4 साल की जॉब के लिए नहीं कर पाएंगे, जिससे कि उन्हें भारी नुकसान होने की आशंका है। और उन्हें ऐसा इसलिए लगा कि वो वायलेंस से गवर्नमेंट को झुका सकते हैं, क्योंकि कुछ पिछले विरोधों में भी यही हुआ था। इसके अलावा अगर हम एंटी सीएए वॉयलेंट प्रोटेस्ट को देखें तो उसके लिए ईडी के अकॉर्डिंग 120 करोड़ की फंडिंग लाई गई थी। ये 120 करोड़ शुरुआत में 1-2 अकाउंट में नहीं बल्कि 73 अकाउंट में पहले ट्रांसफर किए गए। फिर वहां से 5,000 रुपए से लेकर 49,000 रुपीज इसके बीच की अमाउंट अलग अलग लोगों को ट्रांसफर की गई। अब 50,000 से ज्यादा अकाउंट जब ट्रांसफर होती है तो हालांकि कई सारे लोगों का वहां पर ध्यान जा सकता है, इसलिए अमाउंट 50,000 से कम रखी गई। और इसके बाद ये जो अमाउंट है इसे 2,000, 5,000 के रूप में कई सारे लोगों को ट्रांसफर किया गया। और फिर जिस महीने में ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुए उसी महीने में ये सारी अमाउंट विड्रॉ की गई थी। और ये कोरिलेशन एजेंसीज बड़ी आसानी से देख पा रही थी। और ऐसा और भी कई सारे प्रोटेस्ट के साथ अभी तक हुआ है। इवन फार्म लॉ के रिलेटेड जो प्रोटेस्ट है उसमें भी कई सारी ऐसी जानकारी बाहर आई है। अगेन मेरा ये नहीं कहना है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अगर देखो डेमोक्रेसी है तो प्रोटेस्ट होने चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट के जरिए वायलेंस को फैलाना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा महंगा साबित होता है। इसे भी मैं आगे कुछ फैक्ट्स की मदद से आपको समझाता हूँ। आज से करीब 25 से 30 साल पहले श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हुआ और उसके बाद कई सारी कंपनी जो वहां पर ऑलरेडी प्लान कर चुकी थी, एक ने तो जमीन भी लेके रखी थी अपने प्लान के लिए, वो दोनों भी कंपनी चली गई, मोटोरोला और हैरिस। और उसके बाद वो कभी पलट कर नहीं आए। सिर्फ वही नहीं आए, बाकी भी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए थी श्रीलंका में वो कभी भी नहीं हो पाई, सिर्फ इस वायलेंस की वजह से, जिसमें गवर्नमेंट का खर्चा भी हुआ और कंपनीज भी वहां पर नहीं आई, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, जीडीपी नहीं बढ़ पाया और लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ पाई। अब यही चीज अगर हम देखते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है। ऑलरेडी बिहार इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ा हुआ है। उनको अगर आगे जाना है तो सिंपल सा तरीका यही है कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को अट्रैक्ट करके वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी और उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी उस स्टेट की। लेकिन जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर कंपनीज ऐसी जगह जाना पसंद करेगी, क्योंकि कई सारी जो एमएनसीज होती है वो पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों में फंसना नहीं चाहती हैं। उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी और बड़े आराम से वो अपना बिजनेस वहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाए। और ऐसे वॉयलेंट प्रोटेस्ट उस स्टेट से सारी अपॉर्चुनिटीज छीन लेते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। वर्ल्ड बैंक के समीर मट्टा और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के माइकल ब्लेनी, इन्होंने अपने एक आर्टिकल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड मैसिव सिविल प्रोटेस्ट में कहा है कि उन्होंने 38 कंट्रीज का रिसर्च किया जहां पर सिविल प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पर आ गई थी और इसकी वजह से कैसे जीडीपी पर कैपिटा पर उसका इंपैक्ट हुआ है। उन्होंने 38 देशों की प्रोटेस्ट के पहले का जीडीपी पर कैपिटा एवरेज निकाला और प्रोटेस्ट के बाद का जीडीपी पर कैपिटा एवरेज निकाला और रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे ये बात तो साफ है कि वॉयलेंस के बाद में जो जीडीपी पर कैपिटा है वो क्लियरली नीचे जा रही है। तो कई बार शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट शायद आपको ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये जरूर देखने मिलेगा। तो इस तरह के वॉयलेंट प्रोटेस्ट की संख्या अगर बढ़ती है तो उस पर्टिकुलर स्टेट को इसका नुकसान जरूर भुगतना पड़ेगा। अब कोई भी प्रोटेस्ट वॉयलेंट होने के कई सारे रीजंस हैं, हम उसमें तो नहीं जाएंगे। बस गवर्नमेंट को उन प्रॉब्लम्स को समझकर उस पर सोल्यूशन लाना चाहिए, क्लियरली बातचीत करनी चाहिए और जो लोग इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं से वो पैसा रिकवर करना चाहिए, तभी जाके सारी चीजें सुधर सकती है। और इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम अगर बनाया जाए जहां पर लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उसके सोल्यूशंस की बातें की जाए तो और भी चीजें बेहतर हो सकती है। तो ये था हमारा टेक आजकल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके फाइनेंशियल एंगल के बारे में। ऐसे प्रोटेस्ट को भड़काने में कई बार टीवी चैनल्स का भी नाम सामने आया है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे न्यूज चैनल के टीआरपी का गेम फाइनेंशियली किसी कंट्री के लिए खराब साबित हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।